सर अब एक सबसे अहम सवाल जो आता है इनकम टैक्स में कि लोग अक्सर जब से ये न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स रिजीम का हुआ है तो 50 लोग पूछते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम बेहतर है या न्यू टैक्स रिजीम बेहतर है, किस में जाना चाहिए। तो इसीलिए हमने सोचा कि एक्सपर्ट से ही पूछेंगे ऑन एयर कि क्या करना चाहिए और किसके लिए न्यू टैक्स रिजीम फायदेमंद है, किसके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम फायदेमंद है। तो ये थोड़ा सा क्लियर करके बता दीजिए। जी सर। देखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ पहले जो मैं कहूँगा कि एक बेसिक पैरामीटर है वो ये है कि आपको ये देखना है कि मेरी एनुअल इनकम इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर FY 25-26 के अंदर जो है मेरी कितनी होने वाली है, और जो मेरी एनुअल इनकम है उसमें जो है मैं क्या मैं कोई किसी टाइप का मैंने हाउसिंग लोन लिया हुआ है या नहीं, क्या मैं कहीं पे अगर रेंट पे रह रहा हूँ या नहीं। अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि इन दोनों चीज़ों के जो हैं आपको जो हैं एग्जेम्पशंस जो हैं और डिडक्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो ऐसे में जो है ज़रूरी ये हो जाता है कि आप एक बार एनालिसिस जरूर करके देखिए कि जब आप इन डिडक्शंस को और एग्जेम्पशंस को आप अपने एंड पे देखते हैं कि आपकी इनकम जो है इनको अवेल करने के बाद जो है कितनी रह गई, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि आपका टैक्स कितना आ रहा है विज़ावी जो न्यू टैक्स रिजीम है जिसके अंदर आपको कोई भी डिडक्शन और जो आपके बेनिफिट्स हैं वो नहीं अवेलेबल हैं डिडक्शंस के, तो उसके हिसाब से आपका टैक्स कितना बन रहा है। तो ये चीज़ जब आप करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि मेरे ऊपर अगर मेरे को डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस जो है मैं वो क्लेम कर रहा हूँ और जो मैं ऑलरेडी पे कर रहा हूँ, तो आप जो है आप देखेंगे कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम जो है वो भी बेनिफिशियल बन सकती है इन कंपैरिजन टू न्यू टैक्स रिजीम। और अगर आप इसमें बिलीव करते हैं कि आप सेविंग में नहीं बिलीव करते हैं, या आपने कोई हाउसिंग लोन नहीं लिया है, या आपने किसी भी टाइप का कोई ऐसा बेनिफिट जो है जो बेसिकली जिसमें आपको डिडक्शन मिलती है, तो आपको जो है न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो है आज की डेट में जो स्लैब रेट्स हैं जिस तरीके से वो रिवाइज करे गए हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपको जो है यू विल एंड अप हैविंग मोर मनी इन योर हैंड्स। जो आप जैसा आपने अभी सही बोला कि जब आपके पास ज़्यादा पैसे अवेलेबल होगा इन द फॉर्म ऑफ मनी आफ्टर टैक्स जो है, तो वो आप इकोनॉमी में ही उसको री इन्वेस्ट कर पाएंगे इन डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं, चाहे वो सेविंग की फॉर्म में आप करना चाहें, चाहे वो इन्वेस्टमेंट में करें अपने, जिनसे आपको फर्दर जो है इनकम जो है जनरेट होगी। और इसका आप सर कैलकुलेटर पे भी देख सकते हैं। आजकल गूगल पे कई तरह के टैक्स कैलकुलेटर होते हैं, उसमें आप डाल के आसानी से टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि न्यू रिजीम में मेरा कितना टैक्स बन रहा है, ओल्ड रिजीम में कितना बन सकता है। और आई थिंक शायद ये इनकम टैक्स पोर्टल पे भी अवेलेबल है। एब्सोल्युटली जी। इनकम टैक्स भरना मैंने पहले ही पूछा जरूरी कितना है, वो तो आपने बता दिया। लेकिन सर जो सरकार जो चाह रही है, सरकार ने इसलिए स्लैब को बढ़ाया भी, अब उसके बाद भी अगर कोई लूप होल्स बनाते हैं तो एज एन एक्सपर्ट, क्योंकि मैंने एक सुना था कि सबसे ज़्यादा जो खेल होता है वो 80C में ही किया जाता है, तो न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप चले गए तो उसमें तो खेल नहीं हो पाएगा। लेकिन 80C को आपको नहीं लगता सर 80C के दायरे को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो लिमिट है वो 1.5 लाख की लिमिट है और कई साल से ये मांग उठ भी रही है, लेकिन सरकार ने खैर अब स्लैब ही चेंज कर दिया। तो सर ये 80C की इस पर आपको क्या कहना है कि 80C का लिमिट थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए था? जी सर। देखिए, मैं इस चीज़ में बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ कि आप सिर्फ 80C को लेके चल रहे हैं। मैं इसके साथ में और भी ऐड करना चाहूँगा कि अगर कोई देखिए, आप एक तरफ गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरीके से हम रियल एस्टेट सेक्टर को भी प्रमोट करें और हाउसिंग फॉर ऑल की जब बात होती है, और उसमें हमें ये समझना है कि आज जो है पिछले 10 साल से जो है ऑलमोस्ट हम ये देख रहे हैं कि जो आप बैंक को ब्याज पे करता है कोई भी जिसने लोन लिया है, और जो इंटरेस्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में वो लिमिट जो है वो 2 लाख पे ही रिस्ट्रिक्ट करी गई है पिछले 10 साल से। ऐसे ही जो हमारा 80C है, 80C जिसके अंदर आपकी वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्कीम्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर आप डिडक्शन क्लेम करते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस प्रीमियम है आपका, चाहे बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है या PPF में है, फीस है। यस। तो वो जो लिमिट है अगेन जो है 1.5 लाख पे जो है पिछले 10 साल से जो है वो वहीं पे ही रिस्ट्रिक्ट करी गई है। तो मुझे ऐसा मानना है कि इन लिमिट्स को भी आपको जो है जब आप न्यू टैक्स रिजीम आप चाहते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, तो उसमें आपको डिस्करेज नहीं करना चाहिए कि लोग जो है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जो एक बेनिफिट ले सकते हैं लोग जो हैं, कि उसमें आप जो है उनको एक कंपैरेटिव टाइम के साथ जो मूव करते हुए जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे उनको आप जो है क्यों ना उन्हें दें। तो मेरा ये मानना है कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर बहुत ज़रूरी है कि कई ऐसे सेक्शंस हैं, चाहे इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है, चाहे 80C की लिमिट है, चाहे 80D है मेडिक्लेम वाला, ये जो समय के साथ हम ये देख रहे हैं कि लोगों की नीड और रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि उनको भी आप जो है रिवाइज करें
और उसमें जो है लोगों को उसका ऑप्ट करने का एक कंपैरेटिव एडवांटेज दें। जी सर, उम्मीद है कि सरकार तक ये बात पहुंचे और शायद आने वाले समय में इन लिमिट्स को बढ़ाया जाए, क्योंकि कई सालों से मांग उठ रही है। जैसा आपने भी कहा कि 10 साल से तो एटीसी की मांग हो रही है, तो अब देखते हैं आने वाले टाइम में सरकार क्या फैसला लेती है। लेकिन अभी जो आपने सवालों के जवाब दिए और हमारे साथ तमाम दर्शक भी जुड़े, तो उम्मीद है कि TV9 के देखने वालों को आज बहुत कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि इनकम टैक्स को लेकर हमारे सोशल मीडिया पर लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना एक शो किया जाए जिसमें दर्शकों का सवाल लिया जाए और उनके सारे सवालों के जवाब दिए जाए। तो सर, TV9 से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है जनता आपके सवालों से बिल्कुल उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। जी सर, धन्यवाद।